वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो छात्र छात्राएं बीए थर्ड ईयर में अभी अभी एडमिशन लिए हैं यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में आए हुए हैं, उनको एक प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री अगर लिए होंगे तो उनको यही पढ़ना पड़ेगा। क्या पेपर वन तो ऑलरेडी दो पेपर होते हैं, आप सभी को पता होगा। खास करके बीए फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में भी दो पेपर होंगे। तो जो पहला पेपर है उसका मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं अवेलेबल करवा चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज, वो पेपर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब पेपर नंबर 2 की अगर बात की है तो उसमें आपको चर्चा करना है भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर नंबर 2 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। विस्तार से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, एक भी प्रश्न अब ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे एग्जाम में मतलब कि ऐसा हो कि आपका छूट जाए। सारे के सारे प्रश्नों को आप करके आओगे अगर आपने इस सेशन को अंत तक देखा। ठीक है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, बड़े ही आसानी से आप पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न क्या है। प्रश्न मतलब कि पेपर नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लगभग यहाँ पर आज की वीडियो के माध्यम से 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, देखिए आपको बताओ, सबसे पहली बात, पुरातत्व जो होता है वो क्या होता है। पुरातत्व वह विज्ञान होता है जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन और विश्लेषण करता है, मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने अथवा उसकी व्याख्या करने का प्रयास करता है। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो खुदाई के माध्यम से पृथ्वी के जो गर्त में या पृथ्वी के जो अंदर छुपी हुई जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों का पता लगाया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, फिर विश्लेषण किया जाता है और मानव संस्कृति के विकास क्रम को एक प्रकार से समझने और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही हम पुरातत्व कह सकते हैं। ठीक है, तो पुरातत्व विज्ञान जो है एक प्रकार से उत्खनन मतलब खुदाई का सर्वाधिक महत्व है। इसमें खुदाई होती है और उनसे एक प्रकार से जो पुरानी चीज़ें हैं, प्राचीन चीज़ें हैं वो हमको प्राप्त होती हैं। उन्हीं प्राचीन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि बहुत सारे पुरातात्विक खोजें हुई हैं भारत में, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की अगर बात करें, या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, या दुनिया में तमाम प्रकार की सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इन सभ्यताओं का खोज जो हुआ है वो खुदाई के दौरान ही हुआ है। पुरातत्व की सहायता से हम मानव जीवन के विकास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पुरातत्व जो होता है वो अनुसूची और अनदेखी वस्तुओं में समानता या एक प्रकार से मतलब कि उसको बराबर रखता है, समानता लाने का प्रयास करता है। वो जो चीज़ें हम जानते हैं उसको भी नहीं जानते उसको भी स्पष्ट करता है, सारी चीज़ों का एकदम से जो है क्लेरिफाई करता है हर एक पॉइंट को। ठीक है, हमारी संस्कृति को समेटे हुए रखता है पुरातत्व, जो लंबे समय तक एक प्रकार से अमर हो जाती है। जो हमारे प्राचीन काल की सभ्यताएं हैं वो बची रह जाती हैं, उनको हम जान पाते कि हमारे पूर्वज लोग कैसे क्या किया करते थे, हमारा इतिहास क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे। कालीबंगा संग्रहालय जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हड़प्पा की जो वस्तुएं मिली थी उन्हीं हड़प्पा की वस्तुओं को इकट्ठा रखने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। हड़प्पा की वस्तुएं मिली थी 1961-1969 के बीच में और इन्हीं सभी वस्तुओं को इकट्ठा रखा गया है। कब इसको इकट्ठा रखा गया? कालीबंगा संग्रहालय में 1983 ईस्वी में। ठीक है, तो 1983 में रखा गया। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 से 86 के बीच आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सबसे नज़दीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्योंकि 1983 में ही वैसे बेसिकली अगर देखेंगे तो स्थापना हो जाती कालीबंगा संग्रहालय की, बट यहाँ पर ऑप्शन में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप 85 और 86 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी व्यवस्थित हो चुकी थी ये संग्रहालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी? भाई फटाफट से आप बताएंगे, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई थी, बताइए। कालीबंगा की सभ्यता की खोज करी थी किसने? जो है अमलानंद घोष जी ने करी थी। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब करी थी? 1952 में करी थी। ये बात ध्यान रखेंगे, कब करी थी भैया? 1952 ईस्वी में खोज की जाती है किसकी? कालीबंगा सभ्यता की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता कितने समय पुरानी है? फटाफट से आप बताएंगे।
बताइए। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार अगर देखें तो जो कालीबंगा सभ्यता है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व पुरानी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये वर्ष का समय रहा है, इतने वर्ष पुरानी आप मान सकते हैं, मतलब इतने समय की सभ्यता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कालीबंगा सभ्यता जो है कितने वर्ष पुरानी है, डायरेक्ट ऐसे पूछे तो आप बताएंगे 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस जीव से अपरिचित हुआ करते थे? देखिए, तो ये लोग जो है घोड़े से अपरिचित हुआ करते थे कालीबंगा के लोग, बाकी कुत्ता, चीता, बैल इन सभी को जानते थे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन से सन में की गई थी? बताएं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी वो 1861 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और आपको बता दूं कि पुरातत्व विभाग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खास करके पुरातत्व सर्वेक्षण में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। और इसका प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और जो पुरातात्विक स्थल हैं, जो पुरातत्व से अवशेष मिले हैं, उन सभी का रख रखाव करना। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय जो स्थल हैं, मतलब कि जो जगह हैं मिली हैं हमको, उनके अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि राष्ट्रीय महत्व की जो चीज़ें हैं उसको बचा करके रखना, उसको संग्रहित करना ही एक प्रकार से पुरातत्विक जो विभाग है उनका खोज होता है। तो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कालीबंगा सभ्यता के पालतू पशु क्या थे? बताएं। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग जो है वो गाय भी पालते थे, ठीक है, बैल भी पालते थे और कुत्ता भी पालते थे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये सभी जो है जंतुओं को पालते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बैराट सभ्यता की खोज कब हुई थी? फटाफट से आप बताएंगे। बैराट सभ्यता की खोज कब हुई थी भाई? देखिए, बैराट सभ्यता को पहले विराटपुर कहा जाता था, फिर विराटपुर से वो विराटनगर बनता है, ठीक है, और आज विराटनगर के नाम से फेमस है। बैराट जो सभ्यता है वहीं पर पड़ती है, विराटनगर में। दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? तो 1936 से 1937 के बीच में बैराट सभ्यता की खोज होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने ये लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बातचीत बिल्कुल ना करें, फटाफट से क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कैप्टन बर्न ने बैराट स्थित बीजक की डांगरी से प्रथम शिलालेख की खोज कब की थी? फटाफट से आप बताएंगे। 1837 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1829 ईस्वी, 1890 ईस्वी। कैप्टन बर्न ने बैराट स्थित बीजक की डांगरी से प्रथम शिलालेख की खोज कब की थी? तो कब करी थी भाई? 1837 ईस्वी में करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। ओके, अच्छा, एक पुस्तक है दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनालिसिस ऑफ स्कॉटलैंड या एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा था डैनियल विल्सन ने, ठीक है। प्रागैतिहासिक शब्द को उसी में सबसे पहले बताया गया था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बैराट में मिले प्रथम शिलालेख में बौद्ध धर्म की कितनी पुस्तकों का उल्लेख किया गया? 7 पुस्तक, 8 पुस्तक, 9 पुस्तक या 10 पुस्तक? तो बैराट में जो अभिलेख मिला है, प्रथम अभिलेख जो मिला है, उसमें बौद्ध धर्म की 7 पुस्तकों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। युआन चांग बैराट कब आया था? युआन चांग का मतलब होता है ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जो आया था 634 ईस्वी में भारत में आया था। वैसे तो 630 ईस्वी में आता है, लेकिन युआन चांग जो बैराट स्थान है भारत में तो 1930 में ही आ जाता है, 630 ईस्वी में आ जाता है, लेकिन बैराट में 634 ईस्वी में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बैराट से यूनानी शासक मीनांडर की कितनी मुद्राएं मिली हैं? तो मीनांडर जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था, और बैराट से यूनानी शासक है मीनांडर, इसकी मुद्राएं मिली हैं 16 की संख्या में, यानी 16 मुद्राएं मिली हैं। 16 मुद्राएं मीनांडर की मिली हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने बैराट का उत्खनन कब किया था? बताएं। कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी ने बैराट का उत्खनन जो किया था वो 1961 से 1963 ईस्वी के बीच किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बैराट संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? बताइए। बैराट संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी?
1987, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कह रहे हैं। 1987 ईस्वी में बैराट संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि कालीबंगा के लोग किस धातु से अपरिचित थे या किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आप बताएंगे लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, कालीबंगा में कितने युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, तो एक युगल समाधान प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, कालीबंगा से ही आयताकार अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है और उसकी संख्या है 7, यानी 7 आयताकार अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से, ही आपसे पूछेगा। एक प्रश्न और पूछा था कि कालीबंगा का पतन भूकंप के कारण हुआ था, ये किस विद्वान ने बताया? तो कालीबंगा का पतन जो है भूकंप की वजह से हुआ था, ये बताया था डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा था कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था 1916 से 1969 के बीच में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और कालीबंगा सभ्यता की खुदाई जो है वो कितने स्तर तक की गई थी, तो 5 स्तर तक इसकी खुदाई की गई थी कालीबंगा सभ्यता की। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें और टाइम टू टाइम आप नोटिफिकेशन पाते रहें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, फटाफट से आप बताइएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहाँ मिला है? फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहाँ पर मिला है? मेहरगढ़ में, कालपी में, कोई नहीं, या फिर सभी में? तो बताएं भाई। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष जो मिला है वो कालपी में मिला है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालपी इज राइट आंसर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था? नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी, या विंध्य घाटी? तो चावल जो है वो सबसे पहले विंध्य घाटी में उगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को, नव पाषाण काल को, या पूरा पाषाण काल को? तो पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य पाषाण काल के दौरान पाए जाने वाले पत्थर को औजार आमतौर पर छोटे होते हैं, मतलब जो औजार होते हैं खास करके मध्य पाषाण काल के दौरान जो मिले हैं वो औजार छोटे होते हैं, और इन्हें छोटे औजारों को क्या बोलते हैं? तो इनको लघु पाषाण औजार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होता था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ह्यूमस फूटे ने भारत में पूरा पाषाण युग की खोज कब की थी? तो रॉबर्ट ह्यूमस फूटे ने भारत में पूरा पाषाण युग की खोज जो करी थी 1863 ईस्वी में करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पाषाण युग के लोगों के द्वारा पालतू बनाया गया पहला पशु कौन था? गाय, बैल, कुत्ता, या बकरी? तो सबसे पहले पशु को जो है, जिसको कुत्ता, मतलब कि जो कुत्ता है उसी को पाषाण काल के लोगों ने सबसे पहला पालतू पशु बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, महापाषाण काल का संबंध किससे है? दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से, पूर्वी भारत से, या पश्चिमी भारत से? बताइए, महापाषाण काल का संबंध जो है वो किससे है? वो दक्षिण भारत से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापाषाण काल का संबंध है दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारत से भैया? दक्षिण भारत से है। किसका? महापाषाणिक जो है, महापाषाण या महापाषाण काल का संबंध कहाँ से है? दक्षिण भारत से है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, फटाफट से आप बताएंगे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था? चना, जौ, मटर, या गेहूँ? सबसे पहले यौ यानी कि जौ की बात होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत कब होती है? स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत कब होती है? नव पाषाण काल में, पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में, या सभी काल में? बताएं। तो स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत जो होती है वो आकर के नव पाषाण काल से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल से, या फिर उपरोक्त सभी कालों से? बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मानव का प्राचीनतम इतिहास जो है वो पाषाण काल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल युग में मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना, कृषि करना, व्यापार करना, या फिर उद्योग करना? फटाफट से आप बताएंगे। पूरा पाषाण
युग में मानव की जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना जो था वो मुख्य साधन हुआ करता था पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का, चूँकि शिकार करते थे, आखेट करते थे और जो मिलता था वही खाते थे। कच्चा मांस शुरुआत में खाते थे, फिर आग की खोज हुई, फिर जो है भुने हुए मांस खाने लगे, फिर धीरे धीरे पहिए का आविष्कार से लेकर के जो है सारी चीज़ों का आविष्कार होता गया और एक प्रकार से डेवलप होते गए। नवपाषाण तक आते आते आप देखते हैं एक प्रकार से कई चीज़ों की खोज धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? बताइए। नवपाषाण काल में जो था वो पत्थर की कुल्हाड़ी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला जो शुरुआत करी वो नवपाषाण काल में शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, फलक संस्कृति किस संस्कृति को कहा गया है? फलक संस्कृति मध्यपाषाणकालीन संस्कृति को कहा जाता है, या नवपाषाणकालीन संस्कृति को, या फिर दोनों को, या फिर किसी को नहीं? बताइए। फलक संस्कृति जो कही जाती है वो मध्यपाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए थे? पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, या निम्न पाषाण काल में? तो फसल काटने के जो औजार बनाए गए थे वो पाषाण काल में ही बना लिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, पाषाण काल के ही 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि भाई पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। मध्यपाषाणकालीन पत्थर मतलब मानव जो होता था शिकार के लिए किसके उपकरणों का प्रयोग करता था? तो पत्थर से बने हुए औजारों का प्रयोग मध्यपाषाण काल में लोग करते थे। ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे ये भी पूछा था कि जो है संधाओ गुफा किस समय की है? तो संधाओ गुफा जो है वो मतलब कि कहाँ की है? तो वो किस समय की है, कहाँ की है? तो पाकिस्तान में है, मध्यपाषाण काल से रिलेटेड है संधाओ गुफा का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, किस स्थल से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो मानव समाधान के प्रमाण जो मिले हैं वो लेखिया से मिले हैं। किससे मिले हैं? लेखिया से मिले हैं मानव समाधान के प्रमाण। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, प्रश्न पूछा गया है। 4 कथन आपसे दिए गए हैं, उन्हीं चारों कथनों में से आपको पढ़ना है। देखिए, आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। तो भाई देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बिल्कुल एक सिंधु घाटी मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय उच्च नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल ठीक बात है, सही है ये। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी यहाँ पर, बिल्कुल नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे यहाँ के, बिल्कुल ये कहना कठिन है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, नहीं, कृषि के बारे में जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। तो यही गलत हो गया ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये जो है गलत है, थी जानकारी उन लोगों को। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा नहीं? भाई फटाफट से आप बताएंगे। तो हड़प्पा का स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? चंदहुदड़ो, कोटदीजी, या फिर सहगौरा, या देसलपुर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, हड़प्पा का स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए, हड़प्पा का स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे। हड़प्पा का स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? चंदहुदड़ो, कोटदीजी, सहगौरा, या फिर देसलपुर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहगौरा जो है ये हड़प्पा का एक स्थल नहीं है। बाकी चंदहुदड़ो है, कोटदीजी मतलब कि कोटडीजी है, और देसलपुर भी है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सोतुरगोई या सुतुरगई सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस देश में है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तिब्बत में? फटाफट से आप बताएंगे। सोतुगई बताएं। सोतुरगई जो है एक सभ्यता है, खास करके सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है। वो किस देश में है? फटाफट से आप बताएंगे। यह स्थान कहाँ से रिलेटेड है? तो यह स्थान जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है भैया? अफगानिस्तान में पड़ता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, महान नगर, या काले रंग की चूड़ियाँ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में? तो मोहनजोदाड़ो जो स्थित है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और लड़काना जिले में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में से निम्नलिखित में से किस स्थल के या किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, या फिर कालीबंगा से, या लोथल से, मोहनजोदाड़ो से? बताइए। तो हड़प्पा स्थल, प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थल से घरों, मतलब किस स्थल पर जो है घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताएं। मोहनजोदाड़ो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? बताएं। अन्नागार जो मिला है, विशाल अन्नागार, वो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन हुआ करता था और अभी भी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से जो है मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हुआ है वो अन्नागार, विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा, मतलब बड़ा है जो स्थान प्राप्त हुआ सबसे बड़ा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? बताएं। लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, या हड़प्पा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के या निम्नलिखित स्थानों में से जो स्थान है वो है मोहनजोदाड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो एक मूवी है ऋतिक रोशन की, अगर आप चाहें टाइम मिलेगा तो कभी देख लीजिएगा, बढ़िया मूवी है, उसमें आपको इस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, या फिर कालीबंगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? बताएं। तो मोहनजोदाड़ो के अधिक समीप है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, या मिट्टी के पात्र के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो फेमस है वो खास करके वो मिट्टी के पात्रों के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है और वह कौन सा राज्य है? धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोट दीजी से, या फिर आमटी से? बताएं। तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत जो स्थापत्य का प्रमाण मिलता है वो धौलावीरा से मिलता है, धौलावीरा से मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। और भी कई प्रश्न आपसे लगातार बनते रहते हैं, जैसे कि आपसे पूछा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता है? तो वैदिक काल में माना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो सिंधु नदी के किनारे चूंकि बसा है और इसी कारण से इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपसे पूछेगा किस सभ्यता या किस युग से संबंधित है, तो आप बताएंगे आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, क्लियर, ये बात ध्यान है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने करी है, 1921 ईस्वी में खोज की गई, ये बात ध्यान रखेंगे। मोहनजोदाड़ो की खोज करी है किसने? राखालदास बनर्जी ने, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछे आ सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, जो बर्तन बनते हैं खास करके हड़प्पा युग के जो बर्तन बने हुए हैं वो काले और लाल बर्तन हैं। ठीक है, और प्रारंभिक वैदिक काल में जो बर्तन बने हैं वो गेरू रंग के बर्तन हैं। ठीक है, जिनको OCP कहते हैं। तो आपसे पूछेगा OCP टाइप के जो बर्तन हैं कहाँ से मिले हैं? तो प्रारंभिक वैदिक काल के बर्तन है वो। उत्तर वैदिक काल के बर्तनों में चित्रित ग्रेवियर यानी कि जिसको आप PGW टाइप के बर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूर्व मौर्य युग में आप देखते हैं नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बियर यानी कि NBPW टाइप के बर्तन, मौर्य युग में NBPW टाइप के, परवर्ती मौर्य काल में लाल मृदभांड बनते थे और गुप्त काल में लाल मृदभांड भी बनने लगे।
तो कुल मिलाकर के ये सब जो है थोड़े से बर्तन से रिलेटेड हैं, मृदभांड से रिलेटेड हैं। और मृदा से निर्मित बर्तन को ही मृदभांड कहते हैं, मिट्टी से बने बर्तन को मृदभांड कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से मृदभांड के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे तो मैंने सोचा आपको बता दिए जाएँ, ठीक है। चलिए बताइए, प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी। तो मानव के द्वारा प्रयुक्त सबसे पहले जो धातु थी वो कौन सी थी भाई? तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो सेलखड़ी के पत्थर का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से मुद्रा वगैरह बनाते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता की बात की है तो कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या फिर कृषि था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर था, कृषि था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे वो पक्के ईंटों से बनते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं के, कांसे के, औजार के या फिर कपास के या फिर सभी के? तो खास करके हड़प्पावासी जो हैं ये कपास के उत्पादन करने में सर्वाधिक हैं, ठीक है। कपास उत्पादन में सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करेंगे तो आप बताएंगे राखालदास बनर्जी ने करी है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सिक्कों से रिलेटेड है, बताइएगा सभी लोग। सिक्कों से रिलेटेड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है कि सिंह पर आरूढ़ देवी का अंकन किस मुद्रा पर है? तो चंद्रगुप्त कुमार देवी मुद्रा प्रकार पर या परशु मुद्रा प्रकार पर या अश्वमेध मुद्रा प्रकार पर या धनुधारी मुद्रा प्रकार पर? तो सिंह पर आरूढ़ देवी का जो अंकन किया गया है वो एक प्रकार से कहाँ पर किया गया है? सिंह पर आरूढ़ देवी का जो अंकन किया गया है वो चंद्रगुप्त कुमार देवी मुद्रा पर जो है किया गया है ऐसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा जो है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है एग्जाम में। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने पहली बार रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया था? बताएं। तो रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किसने किया था? रजत मुद्राओं का प्रवर्तन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न है अश्वमेध पराक्रमः मुद्रा लेख उत्कीर्ण है। अश्वमेध पराक्रमः जो मुद्रा लेख है चंद्रगुप्त की मुद्रा पर उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अश्वमेध पराक्रमः की जो है अगर उपाधि पूछे किसको मिली थी तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त को मिली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 डैश शब्द यहाँ पर आप देखते हैं 3 डाट है, ये एक प्रकार से किसी भाषा में शब्द लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है देवानम, ठीक है। ये 3 डाट का मतलब होता है देवानम, ठीक है। लिपियांतरण है क्या? देवानम, सॉरी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 शब्द का 3 डाट का मतलब होता है महाराज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, बीणा वादक प्रकार की मुद्राओं को किसने चलाया? तो बीणा वादक, चूँकि बीणा वादन में एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण एक प्रकार से व्यक्ति हैं, बीणा बजाते भी थे खुद समुद्रगुप्त, तो उन्होंने ही बीणा वादक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध पराक्रमः की उपाधि धारण करी थी? तो किसने करी थी? समुद्रगुप्त ने करी थी अश्वमेध पराक्रमः की उपाधि धारण। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बीणा वादक प्रकार की सुवर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? तो समुद्रगुप्त ने ही चलवाई थी। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है चंद्र विक्रम प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? चंद्र विक्रम जो मुद्रा है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं परीक्षा में, ये बात ध्यान रखें, रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त मुद्राओं की विशेषता नहीं? इनमें से शिकार का दृश्य, लक्ष्मी का अंकन, राजा का आवच या अश्वारोही राजा? बताइए।
तो गुप्त मुद्राओं की विशेषता, या फिर क्या पूछा, गुप्त मुद्राओं की विशेषता इनमें से क्या नहीं है, तो जो है राजा का आवच्छ जो है ये विशेषता नहीं, बाकी शिकार का दृश्य है, लक्ष्मी का अंकन किया गया है, अश्वारोही राजा के बारे में भी दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एलन का मत है, एलन एक विद्वान है, उनका मत है कि चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार की मुद्रा का प्रवर्तक किसने किया था? किसने किया था, फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न है, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार की जो मुद्रा है, इस मुद्रा का प्रवर्तक कौन था? तो इस मुद्रा का प्रवर्तक भी समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, देवी गंगा अंकित हैं किसकी मुद्रा पर? तो समुद्रगुप्त की मुद्रा पर देवी गंगा या मकर वाहिनी गंगा स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित देशवासियों में से कौन सी मुख्य रूप से मुद्रा जो है गुप्त मुद्राओं पर अंकित है? लक्ष्मी, नीके या आर्दाक्षु या फिर दुर्गा? तो जो है गुप्त मुद्राओं पर लक्ष्मी जी का अंकन किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सतनाम मुद्राएं हैं। सतनाम मुद्राएं क्या हैं भाई? 100 रत्ती हैं, या फिर जो है 84 द्रव्स, या फिर 124 ग्रेन, या फिर 115 ग्रेन? तो सतनाम मुद्राएं जो हैं वो 100 रत्ती की होती हैं। 100 रत्ती बराबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिगलोई है। सिगलोई क्या है? सिगलोई एक ईरानी मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कासार्पण का तौल था। कासार्पण का तौल है 52 ग्रेन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, रूपतर्क था। रूपतर्क जो है मुद्रा परीक्षण अधिकारी हुआ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 लाइनर ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग बहुत तीव्र गति से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर लीजिए, इन सभी को याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साण मुद्रा जो है थी, साण मुद्रा जो थी वो सतनाम का 1/8 हुआ करती थी। ठीक है, अगर सतनाम मान लेते हैं 10 होता है तो उसका 1/8 जो है वो होता था एक प्रकार साण मुद्रा। या मान लेते हैं ये अगर 16 होता है तो ये 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 ये होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सेकल है। सेकल क्या है? सेकल एक बेबीलोनियन मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, रूपतर्क था। रूपतर्क था टकसाल अधिकारी, मुद्राओं का निरीक्षक अधिकारी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्राओं का निरीक्षक अधिकारी जो है इसी को रूपतर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में निष्क का क्या मतलब होता है? तो अष्टाध्यायी में निष्क का मतलब होता है मुद्रा से। ठीक है, जबकि ऋग्वेद में निष्क का जो मतलब होता है वो वो हार के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? हार के रूप में। हार मतलब क्या होता है? हार मतलब होता है गले का एक प्रकार से आभूषण। ठीक है, गले का हार। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निष्क का क्या अर्थ है? निष्क का अर्थ होता है आभूषण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गले का आभूषण। अगला क्वेश्चन है, आहत मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलन किस युग में था? आहत मुद्रा का मतलब होता है, आहत मुद्रा का क्या मतलब होता है भैया? आहत मुद्रा का मतलब होता है भैया, आहत मुद्रा का सीधा सा मतलब होता है किससे? आहत मुद्रा का मतलब होता है पंच मार्क टाइप के मुद्रे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और मौर्य काल में आहत सिक्कों का बड़ा प्रचलन रहा है। आपको बता दूं, आहत सिक्कों की अगर बात की है तो मौर्य काल के बाद बड़ी मात्रा में पंच चिन्हित सिक्के जारी किए जाते रहे। और इसी तरह मौर्य साम्राज्य का सिक्का मगध के पंच चिन्हित सिक्के का एक उदाहरण था। और प्रत्येक सिक्के को पहचानने के आधार पर चांदी के औसतन 50 या 54 दाने और वजन में लगभग 32 रत्ती प्राप्त होती थी। और पहले के सिक्के बाद के सिक्कों की तुलना में अधिक चापलूसी वाले होते थे। और इन सिक्कों पर सबसे आम सूर्य और 6 सशस्त्र प्रतीकों और ज्यामितीय पैटर्न के विभिन्न रूपों और मंडलियों, पक्षियों या पहियों, मानव आकृतियों, विभिन्न जानवरों और धनुष और तीर, पहाड़ियों और पेड़ पौधों के चित्र बनाए जाते थे। लगभग 450 विभिन्न प्रकार के पंच मतलब कि उस पर जो है छापाई की जाती थी। और पंच चिन्हित सिक्कों का उल्लेख जो है मनु ने भी किया है, पाणिनि ने भी किया है, और बौद्ध जातक कथाओं में भी उसका उल्लेख हुआ है। और उत्तर खास करके बाद में आप देखते हैं लगभग पहली शताब्दी की शुरुआत तक घूमते रहे, लेकिन दक्षिण में 3 शताब्दियों तक ये चले, तीसरी शताब्दी में। और ख़ास करके यानी कि 300 ईस्वी तक जो है आहत सिक्कों का प्रचलन रहा। उत्तर में क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य के पतन और ग्रीको बैक्टीरियन और इंडो यूनानियों के बढ़ते प्रभाव के बाद क्या हुआ कि पंच चिन्हित सिक्कों को कास्ट डाई मारा सिक्कों में बदल दिया जाता है। और जैसा कि गंधार में मौर्योत्तर सिक्कों में दिखाई भी पड़ता है। तो ये होते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्कों का मतलब सीधा सा होता है
पंचमार्क वाले सिक्के होते हैं उन्हीं को आहत सिक्के कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पंचमार्क सिक्कों का जो प्रचलन है 500 ईसा पूर्व के लगभग पुराने सिक्के जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सिक्के प्राप्त हुए, उन्हीं सिक्कों से हम लोगों को जानकारी मिली है कि उस समय का इतिहास कैसा रहा और उस समय कौन शासन कर रहा था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। अच्छा, आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर चिन्ह विशेष का ठप्पा मार करके उसको पीट करके बनाए जाते थे। आहत सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष भी मिलते हैं, जैसे मछली का, पेड़ का, यज्ञ वेदी का, शंख का, हाथी, बैल, ये सब ज्यामितीय चित्र जैसे कि वृत्त, चतुर्भुज, त्रिकोण, खरगोश, ये सब बना दिए जाते थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होते थे आहत सिक्के। तो आहत सिक्कों का प्रचलन जो है सर्वाधिक जो रहा है वो किस युग में रहा है, तो आप क्या बताओगे, फटाफट से आप बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आहत सिक्कों की अगर बात की जाए तो आहत सिक्कों का जो प्रयोग हुआ है सर्वाधिक कब हुआ है, तो आहत मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलन जो हुआ है वो मौर्य युग से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य युग इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्थानीय प्रकार के सिक्के किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, मगध राज्य का, जनपदीय सिक्कों का, या फिर दोनों का, या शाही श्रृंखला का। तो स्थानीय प्रकार के जो सिक्के होते हैं वो जनपदीय सिक्कों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका, जनपदीय सिक्कों का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं गांधार क्षेत्र से, पाटलिपुत्र से, मध्य प्रदेश या मध्य भारत से, या दक्षिणी भारत से, बताएं। सलाका मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं, अच्छा, सलाका जो मुद्रा होती है वो 5 प्रतीक होते थे सलाकाओं पर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सलाका मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं गांधार क्षेत्र से प्राप्त हुई बेसिकली। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की आहत मुद्राएं निर्मित हैं। प्राचीन भारत की जो आहत मुद्राएं हैं वो चांदी और तांबे की बनी हुई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो गया, चांदी और ताम्र की बनी हुई हैं। अच्छा, आहत मुद्राएं लोकप्रिय क्यों थीं, लोकप्रिय इसलिए थी खास करके चूँकि वो पंचमार्क के सिक्के हुआ करते थे, और खास करके मौर्य काल में जब वो सिक्के आए तो इस समय शासक जो थे खास करके वो एक प्रकार से बड़े अच्छा काम कर रहे थे। तो शासक जो होगा उसी पर डिपेंड करेगा कि वो राज्य कैसा होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है आगाथाक्लीज ने जारी नहीं किया था, क्या नहीं जारी किया था, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रश्न क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया, क्या प्रश्न है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि आगाथाक्लीज ने जारी नहीं किया था, क्या रजत मुद्राओं को नहीं जारी किया, या निकिल की मुद्राओं को नहीं जारी किया, या स्वर्ण मुद्राओं को नहीं जारी किया, या ताम्र मुद्राओं को नहीं जारी किया। तो आगाथाक्लीज की अगर बात की जाए तो इन्होंने रजत मुद्राएं जारी करी थी, निकिल मुद्राएं भी जारी करी और ताम्र मुद्राएं भी जारी करी थी, स्वर्ण मुद्राएं जारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण मुद्राएं आगाथाक्लीज जो है उन्होंने जारी नहीं किया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, डियास्कुरी प्रमुखता से अंकित है, यूक्रेटाइडीज की मुद्राओं पर, या मिनेंडर की मुद्राओं पर, या आगाथाक्लीज की मुद्राओं पर, या डेमेट्रियस की मुद्राओं पर, ये सब शासक हैं। तो डियास्कुरी प्रमुखता से अंकित हैं यूक्रेटाइडीज की मुद्राओं पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। और ये सब जो सिक्के हैं खास करके, अच्छा, ये सब सिक्के खास करके बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, और आपको मुद्रा शास्त्र के बारे में पढ़ना तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। कई सारे लोगों के सिक्के जैसे कि यूथिडेमस हो गए, डेमेट्रियस हैं, एटिमैचस हैं, इन सभी के सिक्के विशुद्ध रूप से ग्रीक शैली भाषा और वजन में खास करके दुनिया में कहीं भी चित्रण के लिए लागू कला का सर्वोत्तम उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। और ये सिक्के इन राजाओं के जीवन काल में चित्रों को दर्शाते हैं। जैसे भारत की विजय के बाद डेमेट्रियस ने खुद को हाथी की खोपड़ी पहने हुए सिक्के दिखाए, जो इंडो यूनानियों के चित्र के सिक्कों के उत्कृष्ट उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। डेमेट्रियस के बाद उनके 2 सेनापति हुए हैं, एक तो अपोलोडोटस और एक मिनांडर। दोनों ने उत्तरी पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया, और मिनांडर जो है इसके रूप में जाने जाने वाले जो मिनांडर हैं उसने न केवल भारत को बल्कि ग्रीक दुनिया में भी एक महान शासक के रूप में ज़बरदस्त ख्याति प्राप्त करता है, और एक महान विजेता भी था, और कई क्षेत्रों पर अपना शासन किया था, सिक्के भी चलवाए उसने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डियास्कुरी प्रमुखता से अंकित है, यूक्रेटाइडीज मुद्राओं पर अंकित है।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने बैसिलियास एनिकेटाऊ की उपाधि धारण करी थी? किसकी उपाधि भाई? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैसिलियास एनिकोटाऊ की उपाधि किसने धारण करी थी? डेमेट्रियस ने धारण करी थी। ध्यान रखिए, किसने धारण करी थी भैया? डेमेट्रियस ने धारण करी थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, हिंद यमन मुद्राओं पर राजाओं का अंकन केसबंद होता था। केसबंद का क्या प्रतीक है? राजत्व का, क्षेत्र का, धर्म का या मंत्रिमंडल का? केसबंद किसका प्रतीक है यहाँ पर? तो केसबंद जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है भाई? केसबंद जो प्रतीक है वो राजत्व का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मिनेंडर अनुयायी था शैव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का या उपरोक्त में से किसी धर्म का नहीं? तो मिनांडर जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कवासीय नगर देवता लेख युक्त मुद्रा जारी किया था किसने? यूक्रेटाइडीज ने या फिर पेंटालियान ने, मिनेंडर ने या फिर डेमेट्रियस ने? फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कवासीय नगर देवता लेख युक्त मुद्रा जो जारी करी थी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जारी की थी यूक्रेटाइडीज ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है ये। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, कर्ण श्रृंग एक कलंगी से अलंकृत कौशिया के शेष में शिरस त्राण धारण किए किसे उसकी मुद्राओं पर दिखाया गया है? यूक्रेटाइज, कनिष्क, डेमेट्रियस या माबेस? किसको दिखाया गया है भाई? किसको दिखाया गया है? कर्ण श्रृंग एक कलंगी से अलंकृत कौशिया के शेप में शिरस्त्राण धारण किए किसे उसकी मुद्राओं पर दिखाया गया है? तो यूक्रेटाइडीज को दिखाया गया है उसी की मुद्राओं पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ताड़पत्र एवं पिलाई प्रतीक है किसका? डेमेट्रियस का, पल्लस का, डिया स्कूरी का या फिर हेराक्लीज का? तो ताड़पत्र एवं पिलाई जो प्रतीक है वो किसका प्रतीक है? वो दिया स्कूरी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया स्कूरी का प्रतीक है, ताड़पत्र और पिलाई प्रतीक है। अगला प्रश्न, गदा आयुध था हेराक्लीज, नीके, जीयस या फिर पोसीडन? इनमें से कौन गदा आयुध हुआ करता था? तो हेराक्लीज जो था गदा आयुध हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित देवताओं में से किसी मुद्राओं पर प्रायः वज्र फेंकते हुआ दिखाया जाता है? बताएं, जीयस, पोसीडन या फिर हेराक्लीज या फिर वरुण को? फटाफट से आप बताइए। निम्नलिखित देवताओं में से किसी मुद्राओं पर प्रायः वज्र फेंकते दिखाया जाता है? तो जीयस को। ठीक है, जीएस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, स्मृति पदक किसने जारी किया? स्मृति पदक जो जारी किया था किसने जारी किया था? अगाथोक्लीज ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, चक्र पाया जाता है? बताएं, अगाथोक्लीज की मुद्रा पर, मिनेंडर की मुद्रा पर, डेमस की मुद्रा पर या एंटीमेकस की मुद्रा पर? बताएं। तो स्मृति पदक जो होता है वो किसमें, प्रश्न क्या पूछा गया है? चक्र पाया जाता है। चक्र जो होता है ये अगाथोक्लीज की मुद्रा पर पाया जाता है। किसकी मुद्रा पर? अगाथोक्लीज की मुद्रा पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, इसके अलावा और भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि यमनों में रजत मुद्राओं की मानक इकाई क्या थी? तो द्राख्म जो मुद्रा है वो खास करके इकाई थी एक मुद्राओं की यवनों की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रश्न परीक्षा में आता रहता है तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, गुप्तकालीन सिक्कों को क्या कहते हैं? तो गुप्तकालीन सिक्कों को हम लोग दिनार कहते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ करता था तो उसी स्वर्ण मुद्रा को हम लोग दिनार कहते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित करके गुजरात राज्य को अपने अधीन कर लिया और विजय प्रतीक स्वरूप चांदी के सिक्के चलवाए। तो ये भी पूछा था गुप्त काल का कौन सा शासक चांदी का सिक्का चलवाता है? तो आप बताओगे कौन सा है वो? चंद्रगुप्त द्वितीय है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो गुप्त वंश में खास करके चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू किया और इन सिक्कों के एक ओर चंद्रगुप्त का चित्र हुआ करता था, दूसरी ओर रानी कुमार देवी का चित्र हुआ करता था। और अपने पूरे शासनकाल में चंद्रगुप्त ने इसी प्रकार के 6 सिक्कों को जारी किया। और शुरुआत में इन सिक्कों का वज़न 120 से 121 ग्रेन हुआ करता था
और चंद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों में सबसे अधिक प्रचलित सिक्कों में वह सिक्का था जिसमें उसके बाएं हाथ में जो है ध्वज धारण किया हुआ था, और इस चित्र में भी उसके कुषाण सम्राटों की भांति विदेशी पोशाक धारण किए हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त की रानी भी विदेशी रूप में दिखाई गई हैं। ठीक है, तो प्रश्न अगला क्या पूछा जाएगा आपसे। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके। देखिए ये शब्द जो लिखा हुआ है इसका लिपियांतरण क्या है, बताएं। देवानम, राजाधिराज, महाराज या दिवस, इसको क्या बोलते हैं। ये जिस शैली में लिखा हुआ है इस शैली को क्या बोलते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। ये किस भाषा का शब्द लिखा हुआ है, मतलब कि ये क्या, मतलब कि इसको बोलते हैं देवानम। ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदी में देवानम। ठीक है, इसका लिपियांतरण क्या होगा, देवानम। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, ये जो प्रतीक चिन्ह है आपका ये बना हुआ है, ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है नंदी पद के रूप में, ब्राह्मी अक्षर माँ के रूप में, या श्रीवत्स के रूप में, या तंत्र के रूप में। तो ये जो शब्द है आपका ये नंदी पद के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, नंदी पद के रूप में इस अक्षर को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से, फटाफट से आप देखिएगा। वो एक बार फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से लगातार इसी प्रकार से पढ़ते रहें। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, सोटे रास उपाधि व्यक्त क्या करती है, त्रत रस व्यक्त करती है। सोटे रास उपाधि जो है वो त्रत रस व्यक्त करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, माला किसका प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है माला। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित देवताओं में से कौन चंद्र देवी है, शालिनी जो है वो चंद्र देवी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मध्य एवं दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख हैं खरोष्ठी लिपि में, ग्रीक लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, या फिर आरेमाइक लिपि में या आर्मेयिक लिपि में। तो मध्य एवं दक्षिण भारत में जो हमको अभिलेख मिले हुए हैं अशोक के, वो जो प्राप्त हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हैं, और अधिकतर अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये जो प्रतीक लिखा हुआ है या फिर जो भी लिखा हुआ है ये, इसका लिपियांतरण हिंदी में क्या होगा, इसका लिपियांतरण होगा 8 भागिए चा। 8 भागिए चा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, अशोक का रुम्मिनदेही स्तंभ लेख कहाँ स्थित है। तो अशोक का जो रुम्मिनदेही अभिलेख है या स्तंभ लेख है वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे ये देखिए 2 शब्द हैं और इन दोनों शब्दों का लिपियांतरण क्या होगा हिंदी में। तो इनका दोनों मतलब इसका जो है ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या भाई, बताइएगा सभी लोग। ये लिखा हुआ है देव। ठीक है, देव शब्द जो है ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं मतलब। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये जो प्रतीक चिन्ह है या जो प्रतीक जो है शब्दावली में जो लिखा हुआ है, ये शब्द किस भाषा का है या फिर ये तो नहीं पता है, लेकिन ये जो है ये लिखा क्या है ये ज़रूर आप जान सकते हैं। ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा हुआ क्या है, इस शब्द का लिपियांतरण क्या होगा, बिल्कुल देवनाम पियन। ठीक है, देवनाम प्रिय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, चिन्ह ब्राह्मी अक्षर, बताएं ये वाला चिन्ह होता है कौन सा, ये और बीच में बिंदी, इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की भाषा कैसी है। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत भाषा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृत भाषा अशोक के अभिलेखों की है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अशोक के अभिलेख में से किस लिपि का प्रयोग हुआ है, बताएं अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि, आरेमाइक लिपि और खारोष्ठी लिपि, इन तीनों लिपियों का प्रयोग जो है अशोक के स्तंभ लेख में मिला है या अशोक के अभिलेखों में मिला हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न ये देखें, ये आपका चिन्ह है, ये ब्राह्मी शब्द है और ये किस भाषा में ये एक प्रकार से लिखा या क्या लिखा हुआ है। तो एक तो सबसे पहले यानी ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, ब्राह्मी शब्द है, ये सारनाथ लिखा हुआ है ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहेगा ताकि इसी प्रकार से अच्छा और भी प्रश्न आपसे बन सकता है। जैसे अगर आपका ऐसे एक और शब्द मिलता है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ पर एक जीरो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदी, यहाँ पर एक बिंदी रहेगी। ठीक है, और ये शब्द जो है इसका प्रतीक क्या होता है, ये एक प्रकार शैव संबंधित मत है, मतलब कि शैव भगवान शिव से रिलेटेड शब्द है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, शक नरेश रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है वो किस लिपि में उत्कीर्ण करवाया था। तो ब्राह्मी लिपि में उनका अभिलेख है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, कौन, रुद्रदामन। रुद्रदामन की अगर बात की है तो गिरनार का अभिलेख या जूनागढ़ का अभिलेख जो है वो उन्हीं का है, रुद्रदामन का।
तो खास करके अगर रुद्रदामन की अगर बात करें तो सुदर्शन जलाशय गिरनार से खास करके दूर अथवा समीप आप देखते हैं मिट्टी और पत्थरों की एक विस्तृत और उच्च संधि रहित दृढ़ पालियों में भरी एक बुद्ध पर्वत की प्रतिमा मिली है। मतलब उसी में लिखा हुआ है और ख़ास करके आप देखते हैं उसमें कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सब खास करके रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है वो जूनागढ़ में है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न आपका दिया हुआ है अर्धचंद्र से परिवेष्टित त्रिमेरु प्राप्त होता है सातवाहन मुद्राओं पर, गुप्त मुद्राओं पर, कुषाण मुद्राओं पर या फिर योधे मुद्राओं पर? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपको ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, प्रश्न है अर्धचंद्र से परिवेष्टित त्रिमेरु प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है योधेय किससे? योधेय मुद्राओं पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, त्रिमेरु प्राप्त होता है सातवाहन मुद्राओं पर, गुप्त मुद्राओं पर, कुषाण मुद्राओं पर या फिर योधेय मुद्राओं पर? त्रिमेरु जो प्राप्त होता है, त्रिमेरु वो प्राप्त होता है योधेय मुद्राओं पर। ठीक है, किस पर प्राप्त होता है? योधेय मुद्राओं पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? बताएं। आहत मुद्राओं की यूनिवर्सल श्रेणी जो होती है उस पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? उस पर प्राप्त होता है सूर्य और षठ चक्र की श्रेणी का या प्राकृतिक समूह का प्राप्त होता है, सूर्य और षठ चक्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में से किस एक धातु का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य या ताम्र? बताएं, किस धातु का प्रयोग जो है वो आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता है? तो धातु कौन सी है? वो धातु है सोना, यानी कि स्वर्ण धातु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा फटाफट से। प्रश्न है पाद मुद्रा थी, बताएं। पण का 1/4 या पढ़ का 1/8 या पण का 1/2 या फिर पण? बताएं। तो पाद मुद्रा जो थी वो पण का 1/4 हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया कई बार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता है? मूसा या बिंबटंक या मुष्टिका या फिर सांचा? बताएं। तो खास करके सांचा का प्रयोग जो है वो आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक ग्रंथ में मुद्रा का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में या फिर ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। अष्टाध्यायी की बात की तो पाणिनि की रचना है। विनय पिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अब बताओ प्रश्न क्या पूछा गया है कि इन ग्रंथों में से किस एक ग्रंथ में मुद्रा का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ऋग्वेद में मुद्रा का उल्लेख नहीं है, बाकी अर्थशास्त्र में है, अष्टाध्यायी में है और विनय पिटक में भी है। इन तीनों ग्रंथों में है, ऋग्वेद में एक प्रकार से मुद्रा का उल्लेख नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, सलाका मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई भाई? सलाका मुद्राएं जो प्राप्त हुई गंधार से प्राप्त हुई, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, और सलाका मुद्राएं जो है वो लंबे आकार की हुआ करती थी, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और सलाका मुद्राओं पर खास करके 5 प्रतीक हुआ करता था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ओके, सलाका मुद्राएं गंधार क्षेत्रों से हमको कहाँ से? गंधार क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। प्राचीन काल में सतनाम जो सिक्का हुआ करता था वो चांदी का सिक्का हुआ करता था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आहत मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है? पर्वत का अर्धचंद्र या प्रकार का वृक्ष या चक्र या फिर मंदिर? बताएं। आहत मुद्राएं जो होती हैं उन आहत मुद्राओं की प्रश्न क्या है? आहत मुद्राओं पर प्रश्न पूछा गया आपसे, आहत मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है? तो मंदिर का अंकन उस पर नहीं प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आहत नाम आधारित है टकसाल पर, प्रयुक्त धातु पर, निर्माण विधि पर या प्रतीक पर? तो आहत जो शब्द है वो निर्माण विधि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता था? बिंबटंक का, अधिकारणी का, मूसा का या फिर डाई का? फटाफट से आप बताएंगे। आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता है? डाई का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से और वीडियो मिलती रहें। अगला प्रश्न है, कासारपण का वजन था, बताएं 36 ग्रेन का हुआ करता था, या 72 या 16 या फिर 32 ग्रेन। फटाफट से आप बताएंगे। कासारपण जो है ये इसका वजन कितना, अच्छा कासारपण जो है उसका वजन जो कितना होता था, 52 ग्राम या 56 ग्राम का हुआ करता था। ये बात ध्यान रखें, कितने ग्राम, 52 या 56 ग्राम का वजन होता था। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको 52 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर 56 मिलेगा, तो इतना ही लगभग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये लगा देंगे। अगला देखिएगा, सलाका मुद्रा पर एक प्रतीक होता था, 3 प्रतीक होते थे, 4 प्रतीक या फिर 5 प्रतीक। सलाका मुद्राओं पर मैंने आपको बताया था 5 प्रतीक हुआ करते थे, और सलाका मुद्राएं गंधार क्षेत्र से प्राप्त होती थी, लंबे आकार की हुआ करती थी। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक वर्ग के आहत मुद्राओं पर कितने प्रतीकों का अंकन होता था, 4, 2, 5 या 3? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सलाका मुद्राओं पर प्रश्न क्या पूछा गया है, साम्राज्यिक वर्ग के आहत मुद्राओं पर कितने प्रतीकों का अंकन होता था। तो साम्राज्यिक वर्ग के जो आहत सिक्के हैं या आहत मुद्राएं हैं उन पर 5 प्रतीकों का अंकन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, मूसा का प्रयोग डैश निर्माण में होता था, आहत मुद्राओं के या फिर मुहर के या अभिलेख या रोमन मुद्राओं के। तो आहत मुद्राओं के निर्माण में मूसा का प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है क्या चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के संबंधित हैं। फटाफट से आप बताएंगे चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं भाई। तो चक्र विक्रम प्रकार के जो सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 380 ईस्वी के समय में इन सिक्कों का प्रचलन हुआ। ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी नहीं की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कौन सी सिक्का जो है, मतलब कि कौन सी मुद्रा प्रकार जारी नहीं किया गया था। देखिए, अश्वमेध प्रकार का जो सिक्का है जारी नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, परम भागवत मुद्रा लेख प्राप्त होता है। परम भागवत मुद्रा लेख जो प्राप्त होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा प्रकारों पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मकर वाहिनी देवी गंगा का अंकन प्राप्त होता है। बताइए फटाफट से, मकर वाहिनी देवी गंगा का अंकन कहाँ से प्राप्त होता है, चंद्रगुप्त प्रथम के मुद्रा पर, या गौतमी पुत्र सातकर्णी के मुद्रा प्रकार पर, या चंद्रगुप्त द्वितीय के मुद्रा प्रकार पर, या समुद्रगुप्त के मुद्रा प्रकार पर। बताइए, मकर वाहिनी देवी, मकर माने एक प्रकार से जो मगरमच्छ है उसी को मकर बोलते हैं। तो मकर मतलब कि उनका वाहन है मकर, माता गंगा का। तो मकर वाहिनी देवी गंगा का अंकन जो है वो समुद्रगुप्त की मुद्रा पर प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त की मुद्रा पर, समुद्रगुप्त को एक प्रकार से बहुत ही बलशाली शासक थे जो एक भी युद्ध आज तक हारे नहीं। इनका हारने का वर्णन इनके किसी भी इतिहास में नहीं मिलता कि समुद्रगुप्त कभी भी एक युद्ध भी हारे हुए हो, कोई भी युद्ध नहीं हारे। ठीक है, नेपोलियन से बहुत बड़े थे ये, और नेपोलियन की तुलना इनसे की जाती, खास करके लोग इनकी तुलना नेपोलियन से करते हैं कि भाई भारत का नेपोलियन को कहते हैं, लेकिन यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, या भारत का मतलब कि जो है यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है नेपोलियन को वहाँ पर। ये बात होनी चाहिए, उल्टा कर दिए लोग, इतिहासकार लोग। अगला प्रश्न है, चक्र ध्वज धारण किए हुए राजा का अंकन किस मुद्रा पर है। तो चक्र धारण किए हुए राजा का जो अंकन है वो कांच की मुद्रा पर हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, सर्वराजोच्छेता उपाधि उल्लिखित है। बताएं, व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्रा पर, वीणा प्रकार की मुद्रा पर, दंड प्रकार की मुद्रा पर, या कांच प्रकार की मुद्रा पर। फटाफट से आप बताएंगे, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है, सर्वराजोच्छेता उपाधि उल्लिखित है, तो व्याघ्र निहंता मुद्रा की प्रकार पर उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था, दिनार, रुपया, स्टेटर या फिर सुवर्ण। तो गुप्तकालीन जो खास करके स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको दिनार के नाम से जानते थे, दिनार कहते थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा गया है, तो यह बात ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ये। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने धनुधारी प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो किस गुप्त शासक ने धनुधारी प्रकार के सिक्के चलाए थे, समुद्रगुप्त ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अच्छा, खास करके यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी चलाए थे खास करके धनुधारी प्रकार के सिक्के, हालांकि समुद्रगुप्त ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया था क्या? केवल स्वर्ण मुद्राओं को, रजत और स्वर्ण दोनों मुद्राओं को, या रजत स्वर्ण और ताम्र मुद्राओं को, या रजत और ताम्र मुद्राओं को? बताइए। समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया था केवल स्वर्ण मुद्राओं को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। एक बार सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें और लगातार आप पढ़ते रहें इसी प्रकार से। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्रा प्रकारों में से किस एक पर विदेशी प्रभाव नहीं है? बताएं। कांच प्रकार की मुद्रा पर, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार की मुद्रा पर, धनुधारी प्रकार की मुद्रा पर, या व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्रा पर किस प्रकार की मुद्रा पर एक विदेशी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है? तो व्याघ्र निहंता प्रकार की मुद्रा पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। आपको बता दूं, शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर जो है उसका पार्ट 1 आप लोग देख लिए होंगे। इसमें 30 मिनट का लगभग वीडियो होगा, ये वीडियो देख लीजिएगा। इसका पार्ट 2 जो होगा, यहाँ पर पार्ट 2 लिख करके आ जाएगा, पार्ट 2 यहाँ पर लिखा हुआ होगा, वो भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार से हिंदी का, सोशियोलॉजी का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का लगातार मॉडल पेपर दे रहा हूं मैं। तो आप सभी लोग सारे मॉडल पेपर को देखिए। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर अभी चल रहे हैं, लेकिन मॉडल पेपर जल्द ही आ जाएंगे, तो उसको लेकर के भी तैयार रहिएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट के भी आते हैं। प्राचीन इतिहास का जो मॉडल पेपर है, पेपर नंबर 1 का, जिसमें आप लोगों को स्टेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ना था, ठीक है, यानी कि राज्य, मतलब कि राज्य और खास करके प्राचीन भारत का या प्राचीन भारत की का राज्य, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और सोसाइटी, ठीक है, ये आपको पढ़ना था पेपर नंबर 1 में। और उसका मॉडल पेपर भी मैंने दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा। उसके लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को चर्चा किया हुआ हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है पेपर 1 का? प्राचीन भारत का राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज। और पेपर 2 का नाम है भारत में पुरातत्व, पुरालेख, पुरालिपि और मुद्रा शास्त्र। दोनों का मैंने दे दिया है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है, सेम है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, एकदम से ध्यान रखेंगे। ओके, तो BA 5th सेमेस्टर के अगर आप हैं तो आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए और शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।